हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया जो है एक क्वेश्चन बैंक पेपर जो यूपी हायर एजुकेशन सर्विस में आपके काम आएगा। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, यूजीसी नेट और जितने भी एग्ज़ाम हैं, वहाँ कॉमर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं वहाँ उठा के ला रहा हूँ जो अनेक बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस सर्विस मार्केटिंग मिक्स एंड इज़ एन एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स एंड इंक्लूड्स। सेवा विपणन मिश्र एक प्रसारित विपणन मिश्र है जिसमें सम्मिलित है पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये तीनों सही हैं आपके। ठीक है, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट आइए, विपणन में ब्लैक बॉक्स का संबंध है किससे है? कंज्यूमर बिहेवियर से है। तो विपणन में ब्लैक बॉक्स का संबंध किससे है? तो ब्लैक बॉक्स मॉडल मार्केटिंग रिलेट्स टू कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जहां हम पता ही नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर होता है कंज्यूमर बिहेवियर। तो पहला आंसर सही है आपका, डी आंसर बिल्कुल सही है, कंज्यूमर बिहेवियर। तो ब्लैक बॉक्स के संबंध है कंज्यूमर बिहेवियर से। तो ये ब्लैक बॉक्स मार्केटिंग या कंज्यूमर बिहेवियर पता ही नहीं किसी को कि कंज्यूमर क्या बिहेव करेगा, इसलिए ब्लैक बॉक्स को कहा गया। नेक्स्ट आइए, आइटम्स कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द आर्गुमेंटेड प्रोडक्ट डू नॉट इंक्लूड। वे मतलब जो संबंधित उत्पाद का हिस्सा समझी जाती है उनमें शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? गारंटी शामिल है, वारंटी शामिल है। उत्पाद में गारंटी वारंटी शामिल है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी शामिल है, लेकिन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शामिल है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शामिल नहीं होता। नहीं, बड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं के नहीं जो है काफ़ी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, नहीं के बारे में काफ़ी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें कौन सा डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है, मतलब कौन सीधे विपणन का प्रकार नहीं है? तो डायरेक्ट मेल मार्केटिंग तो है, टेली मार्केटिंग भी है, ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग भी है, लेकिन रिटेल मार्केटिंग नहीं मानी जाती। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट जो है कंज्यूमर तक सामान पहुँचे, जो रिटेलर बीच में आता है वो नहीं माना जाता है। तो रिटेल मार्केटिंग आपकी नहीं मानी जाती है, उस डायरेक्ट मेल मार्केटिंग मानी जाती है, टेली मार्केटिंग मानी जाती है और ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग मानी जाती है। इसलिए रिटेल मार्केटिंग में हम टिक लगाएंगे क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, नहीं बहुत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, प्रेस रिलीज इज अ पार्ट ऑफ। प्रेस रिलीज अ पार्ट ऑफ, प्रेस विज्ञप्ति के संबंधित है, तो ये पब्लिक रिलेशन से संबंधित है। किस संबंधित है? पब्लिक रिलेशन से। ध्यान रखिए, प्रेस रिलीज के संबंधित है पब्लिक रिलेशन से। नेक्स्ट आइए, इन कैपिटल बस्टिंग द टर्म कैपिटल रेशनल एम्प्लॉय। पूंजी बस्टिंग में पूंजी राशनिंग तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है बी, इसका आंसर सही है, निवेश के लिए सीमित निधियाँ उपलब्ध हैं। निवेश के लिए सीमित निधियाँ उपलब्ध हैं, तो निवेश के लिए पूंजी राशनिंग। भाई कैपिटल बस्टिंग में कैपिटल रेशनिंग से क्या तात्पर्य है? निवेश के लिए सीमित निधियाँ उपलब्ध होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्टेड कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड एट। निश्चित समतुल्य उपागम में समायोजित रोकड़ प्रवाह के लिए निम्नलिखित पर बट्टा किया जाता है। तो निम्नलिखित में बट्टा किया जाता है रिस्क फ्री रेट में, जोखिम मुक्त दर में। ठीक है, तो निश्चितता समतुल्य उपागम में आपका एडजस्टेड कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड किसमें? रिस्क फ्री रेट में, जोखिम मुक्त दर में होता है। ठीक है, हम लोग कि कंबाइंड लीवरेज का मतलब क्या होता है? कंबाइंड लीवरेज आप जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड लीवरेज माना जाता है। इजी क्वेश्चन आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आइए, पूंजी बचतन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन कथन सही नहीं है? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। किसी परियोजना में वर्तमान निवेश की डूबी लागत नहीं मानी जाती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? अब नहीं की बात तो कर रहे हैं, तो ये सही भाई, ये नहीं में आएगा। ठीक है, पूंजी बचत के संबंध में परिसंपत्ति परिस्थापन निर्णय से है। तो कैपिटल बस्टिंग रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, ये सही है। और आपका बी जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, ये भी सही है।
और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलीवेंट, ये भी आपका सही है। तो आपके सही क्या कह रही हैं, तो सही में सी सही नहीं है, किसी परियोजना में वर्तमान निवेश में डूबी लागत नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, ये भी सही है, ए सही है इसका। बी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, ये भी सही है आपका। और डी जो है आपका टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलीवेंट, ये भी सही है, ठीक है। आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज होती है, इसका आंसर डी है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर EOQ कहते हैं, तो ऑप्टिमम अनुकूलतम आदेश आकार कहलाता है, ठीक है। तो अनुकूलतम आदेश आकार क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए आर्थिक आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे आदेश मात्रा जो आदेश लागत, सुपुर्दगी लागत और स्कंद रखने की लागत को न्यूनतम करती है। तो EOQ क्या होता है, √2 इंटू वार्षिक उपभोग इंटू प्रति आदेश की लागत अपॉन एक वर्ष के लिए कॉस्ट की स्टॉक की प्रति इकाई रखने की लागत, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गेट हेयरिंग क्या है। तो गेट हेयरिंग क्या है, इसके हम बात करते हैं। टू सेलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन देयर वन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में रोजगार के लिए स्वेच्छा से आए लोगों में से कर्मियों का चयन करना, ये कहलाती है गेट हेयरिंग। तो ध्यान रखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वेच्छा से आए लोगों से कर्मियों का चयन करना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गेट हेयरिंग कहलाती है। तो इसे कहते हैं गेट हेयरिंग, ठीक है। तो किसी संगठन में रोजगार के लिए स्वेच्छा से आए लोगों का कर्मियों का चयन करना। मैचिंग एसेंशियल मैनेजर एंड एसेंशियल पोजीशंस आर स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ, अनिवार्य प्रबंधक अनिवार्य पदों में सुमेल किस प्रक्रिया का एक चरण है। तो ये सक्सेशन प्लानिंग का है, अनुक्रमिक नियोजन का, किसका है, अनुक्रमिक नियोजन का है। अनिवार्य प्रबंधक अनिवार्य पदों में सुमेल किस प्रक्रिया का चरण है, तो ये सक्सेशन प्लानिंग का चरण है, इसे कहते हैं अनुक्रमिक नियोजन, ठीक है। तो अनुक्रमिक नियोजन का ये है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द बैरियर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल आर, प्रभावी निष्पादन मूल्यांकन अवरोधक हैं। साइकोलॉजिकल ब्लॉक ऑफ मैनेजर्स, फॉल्टी ऑफ एजम्पशन ऑफ द पार्टीज कंसर्न, टेक्निकल पिटफॉल्स। तो क्या है, प्रबंधकों की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ, संबंधित पक्षों की त्रुटिपूर्ण मान्यताएं और तकनीकी खामियाँ। तो इसका आंसर क्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका आंसर बिल्कुल सही है। प्रबंधकों की मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ, संबंधित पक्षों की त्रुटिपूर्ण मान्यताएं और तकनीकी खामियाँ, ठीक है। तो अगर प्रबंधक जो है मनोवैज्ञानिक अपनी चीज़ें बताएगा तो वो अवरोध करेगा परफॉर्मेंस में। दूसरा जो है संबंधित पक्षों की त्रुटिपूर्ण मानता है वो भी करेगा। तकनीकी खामियां टेक्निकल जो है पिटफॉल्स ये भी करेगा। फॉल्टी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं करता है, फॉल्टी रिटर्न कम्युनिकेशन आपका नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग मैनेजर एंड एसेंशियल पोजीशन स्टेप द प्रोसेस ऑफ, अनिवार्य प्रबंधक अनिवार्य पदों के सुमेल किस प्रक्रिया का एक चरण है। यह है सक्सेशन प्लानिंग का, किसका है, सक्सेशन प्लानिंग का एक चरण है। तो अनिवार्य प्रबंधक अनिवार्य पदों के सुमेल किस प्रक्रिया चरण है, सक्सेशन प्लानिंग का एक चरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है ये, इसको देखते हैं हम लोग। Who has developed system approach of industrialization, औद्योगिक संबंधों प्रणाली उपगम ने किसने विकसित किया है। तो सिस्टम अप्रोच को किसने विकसित किया है, तो जॉन डनलप ने विकसित किया। किसने विकसित किया है, जॉन डनलप ने, ध्यान रखिए जॉन डनलप ने विकसित किया है। तो सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन किसने विकसित किया, जॉन डनलप ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इन 1992 द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस एज पर, 1992 में बैंकिंग क्षेत्र में निम्नलिखित में किस कमेटी की रिपोर्ट के तहत सुधारों को लागू किया गया है। तो ये थी एम नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट, इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। एम नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट, जो सुधार किए गए थे 1992 में बैंकिंग क्षेत्र में, तो ये किसकी रिपोर्ट सुधार किया गया था, ये एम नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग रूरल बैंकिंग एंड एग्रो फाइनेंस NBRD, ग्रामीण बैंक के कृषि वित्त प्रकार के प्रयोजन के लिए नाबार्ड क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है ग्रामीण वित्त प्रदान करना, करने वाले बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करना, ठीक है। इसका काम है ग्रामीण वित्त प्रदान करने वाली बैंकों, जो बैंकें से ग्रामीण बैंकें होती हैं वित्त प्रदान करती हैं, उनको ये पुनः वित्त प्रदान करती है। इसका पहला आंसर गलत है,
ग्रामीण उधार लेने वाला सीधा उधार देता है, सीधा उधार नहीं देता है, बैंकों को उधार देता है। सी देखिए, बैंकों से ऋण प्राप्त करने ग्रामीण को ये पुनः वित्त प्रदान करता है, ये भी नहीं है। ग्रामीण कर्जदारों को सीधे तौर पर ऋण देता है और ये सरकार से पुनः वित्त प्राप्त करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, ग्रामीण वित्त प्रदान करने बैंकों को पुनः वित्त प्रदान करना है। ठीक है। व्हेन आरबीआई ग्रांट्स टू लोन कमर्शियल बैंक ने चार्जेस इंटरेस्ट ऑन इट इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाते हैं? जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है और उस पर ब्याज वसूल करता है उसे कहते हैं बैंक रेट। जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उस पर ब्याज वसूल करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैंक रेट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। ई बैंकिंग व्यवसाय अनिवार्यता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के नियमित होती है, जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर जगह ली गई है। किसने ली है? डिजिटल सिग्नेचर ने। किसने ली है? डिजिटल सिग्नेचर ने इसके हस्ताक्षर जगह ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन मनी मार्केट, मुद्रास्फीति के नियंत्रण, मुद्रा बाजार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय निर्देशन में आरबीआई क्या करती है? ऐसा कुछ नहीं है, आरबीआई अपना इंडिविजुअल काम करती है। आरबीआई स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और वह सरकार निर्देश को मना कर सकती है। बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। आरबीआई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कार्य करती है, ये गलत है, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अधीन कार्य नहीं करती है। आरबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर सरकार से पालन करता है। कहीं भी सरकार की बात आए, किसी के निर्देशन की बात आए तो वहाँ आरबीआई काम नहीं करती है। आरबीआई जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इसका बी आंसर है, और वह सरकार के निर्देशों को मना कर सकती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संदर्भ में परियोजना को टन की परियोजना कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संदर्भ में परियोजना को टन की परियोजना कहा जाता है, क्योंकि देखते हैं क्यों कहा जाता है। क्योंकि लाइसेंस दाता काम चालू कर देता है और लाइसेंस धारी चालू प्लांट को चाबी दे देता है। ठीक है, तो टन की परियोजना क्या कहती है? लाइसेंस दाता काम चालू करता है और लाइसेंस धारी को चालू प्लांट की चाबी दे देता है। इसका देख लीजिए आप लोग पॉज करके, चारों आंसर पॉज कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रेटन वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स कहाँ से संबंधित है? ब्रेटन वुड्स वर्ल्ड बैंक संबंधित है। ये मैच कराना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉफ्ट लोन विंडो, सॉफ्ट लोन विंडो कहाँ से है? आपका आईडीए से है। जिनेवा कहाँ संबंधित है? डब्ल्यूटीओ से है। लोन टू प्राइवेट सेक्टर कहाँ से? आईएफसी से है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिए। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक से। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। सॉफ्ट लोन विंडो कहाँ संबंधित? आईडीए से है। जिनेवा डब्ल्यूटीओ से है। तो ब्रेटन वुड्स और जिनेवा तो आपको याद ही होगा। लोन टू प्राइवेट सेक्टर, तो लोन टू प्राइवेट सेक्टर आईएफसी संबंधित है। किस संबंधित है? आईएफसी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इन कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की गणना के समय भुगतान संतुलन होता है, तो कैसे होता है? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, चालू खाते का संतुलन प्लस पूंजी खाते संतुलन प्लस सांख्यिकी विसंगति। तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट अपॉन प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, सांख्यिकी विसंगतियाँ कहते हैं। चालू खाते का संतुलन प्लस पूंजी खाते संतुलन प्लस सांख्यिकी विसंगति। ठीक है, तो ये भुगतान गणना का इसका आंसर बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिए। थोड़ा जल्दी में चल रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन इसमें करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इंस्ट्रूमेंट चोजन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, अंतर्राष्ट्रीय तरलता के संवर्धन के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो किस साधन का उपयोग किया जाता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स का किया जाता है। ठीक है, तो एसडीआर का किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता के संवर्धन किस साधन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी है, स्पेशल ड्राइंग राइट, एसडीआर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता संवर्धन में किस साधन का उपयोग किया जाता है? एसडीआर का उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इनडायरेक्ट टैक्स है, ये टैक्सेस लिखा है, गलत लिखा है, तो यहाँ टैक्स कर लीजिए, टैक्स होगा। प्लस सब्सिडी इज रिफर टू
तो ये किस में होती है? ये इसका आंसर हमारे हिसाब से जो होगा ये होगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीएनपी की बात करें, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का आंसर बिल्कुल सही होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईडीआई सिस्टम गॉट लीगल रिकॉग्नाइजेशन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ईडीआई प्रणाली को वैधानिक मान्यता निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है? तो अब किसके अंतर्गत दी जाती है? तो ये दी जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दी जाती है, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो ईडीआई प्रणाली की वैधानिक मान्यता निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत दी जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ट्रेडिंग ब्लॉक्स इन द वर्ड एंड चूज द करेक्ट कोड। निम्नलिखित में से विश्व के व्यापारिक खंडों को पहचानिए और उनका सही कोड को चयन कीजिए। तो ये क्या है? यूरोपियन यूनियन है पहला, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दूसरा है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट, और सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। तो इसके सारे आंसर बिल्कुल सही हैं, ए बी सी डी ई। तो निम्नलिखित में विश्व के व्यापारिक खंडों को पहचान और सही कोड को चुनिए। तो यूरोपियन यूनियन भी आती है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन भी आता है, सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट भी आती है, और सेंट्रल अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन भी आपकी आती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन? श्रम दर के विचरांश के परिकलन निम्नलिखित में से किस समीकरण किया जाता है? तो लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस, तो लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस किसे किया जाता है? इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड वेज रेट माइनस एक्चुअल वेज रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क। तो स्टैंडर्ड वेज रेट हो गया, फिर उसके माइनस एक्चुअल वेज रेट। जो स्टैंडर्ड वेज रेट है जो दिया गया, एक्चुअल वेज रेट जितना काम हुआ है, और एक्चुअल आवर्स वर्क, इसके हिसाब से आपका क्या निकाला जाता है? आपका निकाला जाता है लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस। क्या निकाला जाता है? लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंस। ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, सी देख लीजिए एक बार आप लोग, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। पॉज करके देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुरक्षा उपांत कहते हैं, 80,000 दिया, प्रॉफिट दिया है 20,000। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। सेल दे रखा है 3 लाख रुपये, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या होगी? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है इसमें। देखिए, तो प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 20,000, पीवी रेशियो कितना दे रखा है? पीवी रेशियो दिया नहीं है, तो प्रॉफिट और हम देखेंगे आपका वी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 25% आएगी। ठीक है, तो ये आएगी 25%। फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स आ जाएगा, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स आ जाएगी, तो सेल्स आपकी आ जाएगी, जो कंट्रीब्यूशन आएगा आपका 75,000। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है, तो मुझे फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन जितना किया, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूट जितना किया, फिक्स कॉस्ट लेस कर दें तो मेरा जो है प्रॉफिट निकल आएगा। तो उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो में निकाला प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो पीवी रेशियो हमारा निकल आया 25%। पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल आया। कंट्रीब्यूशन हमारा लाभ का मतलब प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होती है। इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसको सही ढंग देख लीजिए, फिर देख लीजिए कि आपका पीवी रेशियो निकालना है। पीवी रेशियो आपका निकलेगा प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से 25%, और फिर पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। देखिए होता क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है, ध्यान रखिए। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो क्या है? आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो हम पीवी रेशियो ऊपर ले जाएंगे, तो पीवी रेशियो मेरा हो चला जाएगा, पीवी रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो उसको फिर दिखाते हैं हम लोग, थोड़ा सा खाली जगह मिल जाए।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू लिखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि भाई पीवी रेशियो क्या होता है, तो पीवी रेशियो आपका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। इससे निकाल लीजिए, तो इससे हम निकाल लेंगे, फिर निकालेगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम बहुत जल्दी हम आपको अपलोड करेंगे। ठीक है।